मैं डॉक्टर स्मिता मिश्रा, प्राचार्य BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। क्लास है आपकी BA पार्ट 1, सेक्शन है F, सब्जेक्ट है इतिहास और टॉपिक है आपका मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य विद्यार्थियों इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साम्राज्य रहा है, जिसमें राजनीतिक दृष्टि से भारत ने एक अखंड राजनीतिक एकता प्राप्त की थी। तो इस दृष्टि से ये इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इसको कई अंशों में टुकड़ों में पढ़ेंगे। आज मैं उसके प्रथम भाग को पढ़ा रही हूँ और उसमें मैं सबसे पहले लूँगी आज इसको जानने के हमारे पास प्रमुख स्रोत या साधन कौन कौन से हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ पृष्ठभूमि में जाना चाहूँगी और पृष्ठभूमि में मैं जाते हुए ये आपको बताना चाहती हूँ कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना भारतीय इतिहास के लिए एक युगांतकारी घटनाएं थी। इसकी अपनी कुछ विशेषताएं थीं। जैसे प्रथम, मौर्य साम्राज्य भारत का प्रथम महान साम्राज्यों में से एक था। दूसरा, इस काल में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का प्रयोग किया गया। तीसरा, यहाँ से अपेक्षाकृत एक निश्चित तिथि क्रम का आरंभ होता है। हिस्टोरिकल एविडेंस हमको पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। और चौथा, मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित विपुल, विविध एवं प्रामाणिक ऐतिहासिक स्रोत हमारे पास हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि मौर्य साम्राज्य किस प्रकार से रहा होगा। तो अब आते हैं हम अपने मुख्य बिंदु पर कि इसके प्रमुख साधन कौन कौन से थे मौर्य इतिहास को जानने के। पहले साधन में मैं लेती हूँ अभिलेखीय प्रमाण। अभिलेख माने लिखे हुए जो हमें मिलते हैं, ये बड़े विश्वसनीय और प्रामाणिक हैं। और इनमें यदि देखा जाए तो अशोक के जो अभिलेख हैं वो सर्वप्रथम हैं। अशोक के अभिलेखों को भी मैं कैटेगराइज कर सकती हूँ, वर्गीकरण कर सकती हूँ। जैसे ए पार्ट है उसका 14 वृहद शिलालेख। ये कहाँ कहाँ मिले हैं? बड़े शिलालेख हैं ये। पाकिस्तान, जूनागढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, देहरादून, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। फिर सेकंड या बी पार्ट इसका है लघु शिलालेख अशोक के काल में। ये संख्या में 2 हैं, जो जबलपुर मध्य प्रदेश, बिहार, जयपुर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं। इसका सी पॉइंट लूँ मैं, थर्ड पॉइंट लूँ इसका फर्स्ट का ही, तो 7 स्तंभ लेख हैं। वृहद शिलालेख हो गए, लघु शिलालेख हो गए। अब है स्तंभ लेख। स्तंभों पर जो लिखे हुए हैं, जैसे दिल्ली, अंबाला हरियाणा, दिल्ली मेरठ, कौशाम्बी इलाहाबाद, लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरबा चंपारण जिला बिहार। पीछे के ये तीनों स्थान जो हैं ये चंपारण या बिहार से मिलते हैं हमें। इसके बाद आता है कि लघु स्तंभ लेख सारनाथ, सांची, कौशाम्बी से प्राप्त हुए हैं। लुम्बिनी तथा निगलीब दोनों स्थान नेपाल की तराई से हैं। यहाँ पर भी हमको अनेक भिन्न भिन्न लघु स्तंभ लेख मिले हैं। फिर बैराट या विराटनगर जो कहलाता है, वहाँ पर भाबरू का शिलालेख मिला है। यह बैराट जयपुर राजस्थान की एक पहाड़ी चोटी से प्राप्त हुआ है। इस समय ये कलकत्ता के संग्रहालय में स्थित है। इसके पश्चात हमको पृथक कलिंग का शिलालेख मिलता है। कलिंग प्रदेश में अशोक ने धौली और जौगढ़, दोनों उड़ीसा में हैं, दोनों प्रांत में 2 पृथक शिलालेख प्रतिष्ठापित किए। ये 2 शिलालेख 14 वृहद शिलालेखों की श्रृंखला में अनुपूरक हैं, मतलब एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। फिर आता है गुहा अभिलेख, मतलब गुफाओं की चट्टानों को काटकर जो अभिलेख बनते हैं। बिहार में गया के पास बाराबर की जो पहाड़ियां हैं में अशोक के 3 गुफा लेख मिले हैं।
जिनमें इन गुफाओं को अशोक के द्वारा आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को दान में दिए जाने की सूचना है। तो आप समझ सकते होंगे किस तरह हमें इनसे ऐतिहासिक सूचना प्राप्त हो रही है। फिर आता है अशोक के अभिलेखों के अतिरिक्त हमें शक राजा जो रुद्रदामन था उसके समय में गिरनार जूनागढ़ में है ये, उसका अभिलेख ये करीब 150 ईसा पूर्व का है। इसमें भी मौर्य काल के बारे में हमें कुछ जानकारी प्राप्त होती है। फिर आता है नागार्जुनी गुहालेख। ये अशोक के उत्तराधिकारी दशरथ का इससे हमें पता चलता है, नागार्जुनी गुहालेख से, गुफालेख से, कि अशोक का एक उत्तराधिकारी था जिसका नाम था दशरथ। तो हमें इस प्रकार से अभिलेखीय साधनों में, स्रोतों में, साधनों में मौर्य काल के बारे में जानकारी हासिल होती है। और इस पर आपका विद्यार्थी असाइनमेंट है कि मौर्य काल में उपलब्ध अभिलेखीय प्रमाणों पर प्रकाश डालिए कि किस किस तरह के अभिलेख हमको प्राप्त हुए हैं और उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या क्या है।